विधवा मीना जैन 55 साल की थी। वह अपनी 24 वर्षीय बेटी रिम्पल जैन के साथ मुंबई के लाल बाग इलाके के पेरू कंपाउंड इब्राहिम कासिम चौल में रहा करती थी। काला चौकी थाना क्षेत्र में स्थित इस पुरानी चौल में छोटे छोटे कमरे बने थे। इलाके में रात के कुछ घंटों को छोड़कर हमेशा ही आवाजाही बनी रहती थी। दोनों वहीं पर बीते 8 साल से रह रही थी। घर का खर्च उसके बड़े भाई सुरेश कुमार पौरवाल उठा रहे थे। सुरेश अपने परिवार के साथ दूसरे इलाके में रहते थे। उन्होंने ही वीणा के पति की मौत हो जाने के बाद छोटे से मकान में माँ बेटी को अलग से रहने का इंतजाम किया था। इसकी एक खास वजह थी। बताते हैं कि वीणा के पति HIV पॉजिटिव थे। इससे वीणा भी प्रभावित थी। जो भी हो, वह सुरेश और बेटी रिम्पल की देखभाल में थी। सुरेश बीच बीच में उनसे मिलने आते रहते थे, लेकिन फ़ोन पर बहन या भांजी से रोज़ाना कम से कम एक बार तो बात ज़रूर कर लिया करते थे। बीच बीच में उनके बच्चे भी अपनी बुआ से मिलकर हाल समाचार ले लिया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीते 3 माह से सुरेश अपनी बहन की सेहत को लेकर चिंतित और परेशान चल रहे थे। कारण उनकी वीणा से फ़ोन पर बात भी नहीं हो पा रही थी। वह 2-3 बार हाल समाचार लेने के लिए उनके घर पर भी गए, लेकिन बहन से नहीं मिल पाए। जबकि उन्हें जानकारी मिली थी कि वह अपने कमरे में जाते वक्त सीढ़ियों से गिर पड़ी थी और उन्हें थोड़ी चोट भी लग गई थी। इस बारे में उन्हें फ़ोन पर भांजी रिम्पल ने ही बताया था। साथ ही उसने अपने मामा से कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, माँ की सेहत में सुधार है। वह उन्हें नियमित दवाइयाँ भी दे रही है। फिर भी सुरेश अपनी बीमार बहन को देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। वह कई बार उसके घर गए, लेकिन उन्हें कभी घर का दरवाज़ा बाहर से बंद मिलता तो कभी भांजी ने उन्हें दरवाजे के भीतर से ही यह कहकर वापस लौटा दिया कि माँ अभी दवाई खाकर सो रही हैं या बाजार या फिर सत्संग आदि में गई हुई हैं। इस तरह से जब 3 माह होने को आए तो सुरेश ने अपने छोटे बेटे को लाल बाग भेजा। वह 14 मार्च 2023 को अपनी बुआ से मिलने उनके घर गया। दरवाजे के बाहर लगे कॉल बेल का स्विच दबाया तो कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तब उसने कुंडी खटखटाई। कुंडी के 23 बार खटखटाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला, तब उसने कुंडी तेज़ी से खटखटानी शुरू कर दी। इसके बाद रिम्पल ने थोड़ा दरवाज़ा खोला। बाहर से रिम्पल का सिर्फ आधा चेहरा ही दिख रहा था। बात करने में सहूलियत हो, इसके लिए वह एक सीढ़ी नीचे उतर आया। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी? बहुत दिल दहला देने वाली भी है। तो कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। क्या बात है, कौन है और क्यों ज़ोर ज़ोर से कुंडी खटखटा रहे हो? रिम्पल ने भीतर से ही झांका और नाराज़ होती हुई बेरुखी के साथ बोली, दीदी मैं हूँ सुरेश पौरवाल का बेटा, आपका छोटा भाई। किशोर उम्र का लड़का एक सांस में ही बोल गया। हाँ हाँ, तो क्या है, पहचान लिया, बोलो जल्दी बताओ क्या बात है, रिम्पल रूखे अंदाज में बोली, लेकिन पूरा दरवाज़ा नहीं खोला। लड़का बोला, दीदी बुआ जी से मिलना था, उनको कुछ सामान देना है, पापा ने देने को बोला है। रिम्पल बोली, क्यों मिलना है, क्या देना है, क्या करना है? पापा ने भेजा है इसीलिए। हाँ दीदी, लड़का मासूमियत के साथ बोला। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? स्कूल नहीं जाना है? यही काम रह गया है क्या? तुम्हारा बुआ जी से मिलना है। अरे मैं हूँ ना यहाँ पर। रिम्पल दरवाजे के भीतर से बोलती रही। लड़का बाहर सक पकाया हाथ में एक थैला लिए खड़ा रहा। रिम्पल ने अपनी बात पूरी की। चलो भाग जाओ यहाँ से, बुआ जी अभी सो रही हैं, जाकर पापा को बता देना। मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ और तुम लोग मिलना है कहकर परेशान करने चले आते हो। कहती हुई रिम्पल ने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया।
फटाक से कुंडी लगाए जाने की तेज आवाज़ बाहर तक सुनाई दी। लड़का कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, आसपास लोगों को आता जाता देखता रहा। किससे क्या कहे उलझन में था। फिर उसने अपने पिता को फ़ोन लगा दिया। उसकी रिम्पल से जिस तरह से बात हुई थी, उसने सब कुछ ज्यों का त्यों बता दिया। जल्द ही पिता सुरेश भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने भी दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद रिम्पल ने पहले की ही तरह थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। भीतर से ही झांक कर डपटने के अंदाज में बोली, फिर आ गया? यहीं बैठा है अभी तक, गया नहीं? इसी बीच उसकी नज़र मामा पर पड़ी। वह बोलते बोलते अचानक रुक गई। क्यों, क्या हुआ? और बच्चे को क्यों डांट रही हो? और पूरा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? सुरेश भी उसे डांटने के अंदाज में बोले। मामा को डांटते देखकर वह सकपका गई और बोली, जी जी मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ यहाँ है नहीं। वह तो 2 दिन हुए कानपुर चली गई पैरों की मालिश करवाने के लिए। मैं आपको बताने ही वाली थी कि उनको हल्का सा पैरालिसिस का अटैक आ गया था। बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे अब बता रही हो? यह भी जब हम लोग माँ से मिलने आए हैं। बहुत गैर जिम्मेदार हो। मैं तो पहले ही कई बार आया और तुमने कुछ ना कुछ बात बनाकर दरवाजे से ही लौटा दिया। फ़ोन पर भी बात नहीं करवाई। हमेशा बहाने बना देती हो। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? सुरेश बोले जा रहे थे और रिम्पल भीतर से सुनती जा रही थी। उसके मुंह से सिर्फ हाँ हूँ ही निकल रहा था। इसी बीच सुरेश को कुछ सड़ांध और दुर्गंध महसूस हुई। उन्होंने तुरंत पूछा, भीतर से ये बदबू कैसी आ रही है? घर की साफ सफाई ठीक से नहीं करती हो क्या? रिम्पल कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ खड़ा लड़का बोल पड़ा, किसी मरे जानवर, चूहे या बिल्ली की सड़ी दुर्गंध आ रही है। भीतर देखना होगा। हाँ हाँ बेटा, चलो भीतर ही चलकर देखते हैं। सुरेश बोलते हुए दरवाजे तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तभी रिम्पल ने दरवाज़ा खटाक से बंद कर लिया। सुरेश और उनका बेटा कुछ समझकर दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन रिम्पल ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। वह अपनी भांजी की इस हरकत से हैरान रह गए। दरवाज़ा पीटते समय वहाँ आसपास के कई लोग भी इकट्ठा हो गए। उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रिम्पल की माँ को पिछले कई महीनों से नहीं देखा। उन्होंने यह भी बताया कि रिम्पल आसपास किसी के भी संपर्क में नहीं थी। कब आती है, कब जाती है, इसका पता ही नहीं चलता। सुरेश वहाँ मौजूद लोगों की बात सुनकर गंभीर चिंता में घिर गए। वह सीधे काला चौकी थाने गए। वहाँ उन्होंने SHO से सारा वाकया विस्तार से सुनाया और घर पर चलने का अनुरोध किया। तब तक शाम हो चुकी थी। 14 मार्च 2023 को SHO पुलिस टीम के साथ वीणा के मकान पर पहुँच गए। उन्होंने भी दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ने की धमकी दी, तब रिम्पल ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही भीतर से सड़े मांस जैसी दुर्गंध भभका देकर तेजी से निकली। सभी पुलिसकर्मी और दूसरे लोग तेज दुर्गंध से परेशान हो गए। नाक पर रुमाल रखकर रिम्पल के साथ उस कमरे में गए जहां वह अपनी मां के साथ रहती थी। उन्हें घर में अलग अलग जगह पर गांठ लगे पॉलीथिन रखे मिले। दुर्गंध उन्हीं में से आ रही थी। जब उन्हें खोला गया तब उसमें से मांस के टुकड़े मिले। इसके बाद पुलिस कमरे में रखे सामान को तलाशने लगी। कमरे के ठीक बाहर एक प्लास्टिक बैग में लाश के कुछ और टुकड़े मिले। सिर और धड़ प्लास्टिक में पैक करके अलमारी और बक्से में रखे मिले, जबकि हाथ और पैर घर की स्टील की टंकी में पड़ा था। लाश के टुकड़े फ्रिज में भी रखे मिले। रिम्पल अनजान बनती हुई बोली, उसे पता नहीं कि यह किसने किया है, जबकि सुरेश ने लाश पहचान ली थी। इसकी सूचना SHO ने तुरंत उच्च अधिकारियों को दे दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर DCP प्रवीण मुंडे भी आ गए। उसके बाद रिम्पल को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। काला चौकी पुलिस ने रिम्पल के खिलाफ IPC की धारा 302 और 201 की तरह प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस को घर में तलाशी में इलेक्ट्रिक मार्बल कटर, कोयला और छुरी भी मिले। पुलिस ने अनुमान लगाया कि महिला की हत्या के बाद उसके दोनों हाथ और पैर काट दिए गए थे। इसके लिए हंसिया, कटर और छोटे चाकू का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने मृतक की पहचान वीणा जैन के रूप में की। वह अपने पति और बेटी रिम्पल के साथ विरार में रहती थी। करीब 16 साल पहले पति के गुजर जाने के बाद
वह लाल बाग के इब्राहिम कसार चौल में रहने लगी थी। जैन के 2 भाई और 5 बहनें थीं। इस तरह लाश के सड़े गले टुकड़े देखकर घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने उसकी पहचान 55 वर्षीय वीणा जैन के रूप में कर दी थी। फिर भी उन्हें पोस्टमार्टम के लिए KEM अस्पताल भेज दिया गया। टुकड़ों में बटी लाश और उसके काटने से बरामद औजार ने दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की याद ताज़ा कर दी। फर्क इतना था कि ये टुकड़े एक अधेड़ महिला के थे, जिसकी मौत और इस तरह के खौफनाक मंजर तक पहुंचाने की जांच भी जारी थी। हत्या और घटना स्थल पर उसके साक्ष्यों को छिपाने एवं मिटाने की शुरुआती उंगली रिम्पल पर उठी। पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो रिम्पल ने पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश की और अनाप शनाप जवाब देती रही। उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे वह मानसिक बीमार हो। इसे देखते हुए पुलिस ने पूछताछ के दौरान मनोचिकित्सक की भी मदद ली। इस वारदात के बारे में पुलिस ने मृतका के नज़दीकी परिजन सुरेश कुमार और पड़ोसियों से भी पूछताछ की। इस सिलसिले में पता चला कि रिम्पल के कदम बहक गए थे। रिम्पल जैन का प्रेम प्रसंग एक नहीं बल्कि 2 युवकों के साथ चल रहा था। इसी बात को लेकर उसका अपनी माँ से अक्सर झगड़ा होता रहता था। यही कारण था कि रिम्पल अपनी माँ का कत्ल कर चुकी थी। हालांकि उसने अपने मामा और पुलिस को इस बारे में अलग अलग कहानी बताई। सुरेश ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन वीणा ने से आखिरी बार 26 नवंबर 2022 को उनके घर पर ही मुलाकात हुई थी। इसके बाद रिम्पल उन्हें वीणा से मिलने को रोकने के लिए अलग अलग बहाने बना देती थी। कई बार उसने कहा कि अभी वे बाहर गई हैं या अभी सो रही हैं। रिम्पल ने पुलिस को बताया कि उसकी मां 27 दिसंबर 2022 को घर की सीढ़ियों से ही गिर गई थी। उन्हें जब सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में जाना था, गिरने से उन्हें गहरी चोट लग गई थी। इसके बाद उन्हें 2 लोगों की मदद से ऊपर पहले तले के कमरे तक पहुंचा दिया गया। रिम्पल ने यह भी बताया कि उस रोज़ माँ जीवित थी। बाद में उनकी मौत हो गई। मौत कैसे हुई, कब हुई, इस बारे में रिम्पल कोई सही जानकारी न दे सकी। उसने अगले रोज़ सुबह उन्हें मृत पाया। इस पर SHO ने सख्ती से पूछा, यदि तुम्हारी माँ की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई थी तो तुम्हें अपने मामा को बताना चाहिए था। तुमने अपने मामा को क्यों नहीं बताया? जब इसका जवाब रिम्पल को कुछ नहीं दे पाई, तब जांच टीम के एक अधिकारी ने उसके बॉयफ्रेंड के संबंध में पूछा। इस बारे में भी रिम्पल बहुत अधिक वैसी जानकारी नहीं दे पाई जिससे पता चल पाता कि वीणा की मौत किन परिस्थितियों में हुई, उनकी मौत को आखिर छिपाया क्यों गया। वैसे रिम्पल जैन के बॉयफ्रेंड ने इतना ज़रूर बताया कि वह पिछले हफ्तों से जब भी रिम्पल के घर आता था, तब रिम्पल घर में रूम फ्रेशनर स्प्रे किया करती थी। माँ के घर में नहीं दिखने पर जब भी उसने कुछ पूछा, तब वह इस बारे में बात करने से कतराने लगती और उसे घर से जल्दी विदा करने की कोशिश करती। उसका दूसरा बॉयफ्रेंड उत्तर प्रदेश में स्थित अपने गांव गया हुआ था। पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में यूपी गई। साथ ही पुलिस ने एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी समेत रिम्पल के संपर्क में रहे 6 लोगों से पूछताछ की। इनमें कईयों ने वीणा की मौत को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी। उसमें कुछ एक दूसरे से मेल खाती थी, जबकि कुछ में विरोधाभास भी था। वहीं चाइनीज भोजनालय का एक कर्मचारी जैनियों के ठीक बगल वाले कमरे में रहता था। उसने पुलिस को बताया कि 27 दिसंबर 2022 की सुबह हम दूसरे कर्मचारियों के साथ सो रहे थे। उस समय हमारा एक साथी बाहर गया हुआ था। वह जब वापस लौटा तब हमें बताया कि पड़ोस की आंटी नीचे गिर गई हैं। तब हम सब मदद के लिए गए थे। हमने रिम्पल की मदद करते हुए आंटी को उठाकर उनके घर तक ले गए। हमें उनके हाथ पर चोट के निशान मिले थे। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उस वक्त आंटी एकदम शांत थी, सांस भी नहीं ले पा रही थी। आंटी की बिगड़ी हालत पर जब उसने रिम्पल से पूछा कि क्या वह आंटी को डॉक्टर या अस्पताल ले जाना चाहती हैं, इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब हमने रिम्पल से कहा कि उसे आंटी की तकलीफ़ के बारे में रिश्तेदारों को भी सूचना देनी चाहिए, लेकिन उसने उनकी बातें अनसुनी कर दी और सबको वहाँ से हटा दिया। रिम्पल सबसे बोली कि वह खुद मैनेज कर लेगी।
अपनी मां के गिरकर जख्मी होने और पड़ोसियों के कहने पर भी उनके उपचार में अनदेखी करने के संबंध में पूछे जाने पर रिम्पल ने पुलिस को बताया, मैं घबरा गई थी क्योंकि मां के गिरने के कारण कमरे में जाते जाते ही उसकी सांस चलनी बंद हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ऐसा गिरने के कारण हुआ होगा। रिश्तेदार मुझे इसके लिए दोषी ठहराएंगे, इसलिए जल्दबाजी में मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। कुछ समय बाद ही मुझे पता चल गया था कि वह मर चुकी है। फिर मैंने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। पुलिस द्वारा वीणा के मारे जाने की बात पूछे जाने पर रिम्पल बार बार एक ही रट लगाती रही कि उसने अपनी मां को नहीं मारा है। वह जांच की शुरुआत के बाद से ही इस पर अडिग बनी हुई थी। उसका कहना था कि 27 दिसंबर 2022 की सुबह जब उसकी मां गिर गई थी तब वह सो रही थी। उठने के बाद जब मां उसे घर पर नहीं दिखी तब वह उन्हें देखने गई। उन्हें सीढ़ियों पर गिरा देखा था। इस तरह छानबीन और पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि वीणा जैन की मौत दुर्घटनावश गिरने से हुई थी या रिम्पल ने की थी। उन्हें धक्का देकर गिराया था। पुलिस के लिए यह साबित करना कठिन था, कारण इसका कोई गवाह नहीं मिल पाया था। लाश के टुकड़े किए जाने के बारे में पुलिस ने रिम्पल से सख्ती के साथ पूछताछ की। इस पर रिम्पल ने बताया कि उसने अपने मां के शरीर के टुकड़े करने के लिए गूगल की मदद ली थी। इसके बाद दुर्गंध मिटाने के लिए उसने एयर फ्रेशनर की 100 बोतल परफ्यूम, चाय पत्ती, फिनाइल का इस्तेमाल किया था। वह लालबाग मार्केट से ही एक इलेक्ट्रिक मार्बल कटर भी खरीद कर लाई थी। पुलिस के मुताबिक उसने मार्बल कटर, चाकू और हंसिया से मां के शरीर के टुकड़े कर दिए। इसके बारे में उसने जो कुछ बताया वह काफ़ी रोंगटे खड़े करने जैसा था। बेदर्द बेटी रिम्पल ने पहले अपनी मां की लाश के हाथों को शरीर से अलग किया, इसके बाद पैर और फिर जांघें काटी। इसके बाद उसने शरीर धड़ से अलग किया और धड़ को एक बोरी में भर दिया। उस बोरी को उसने अलमारी के अंदर रख दिया था। रिम्पल की इन बातों को सुनकर कोई नहीं कह सकता था कि वह बेटी है या कसाई। पड़ोसियों तक को दुर्गंध नहीं पहुँचे, इसके लिए एयर फ्रेशनर, चाय पत्ती, फिनाइल तक का इस्तेमाल किया। रिम्पल के इस बयान पर पुलिस यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को शक था कि ज़रूर उसने कई लोगों की मदद ली होगी। हालांकि रिम्पल ने अपना सारा पैसा काटने वाली मशीन पर ही खर्च कर दिया था। इस कारण वह चाल के ग्राउंड फ्लोर पर श्री साईं फूड सेंटर से उधार कर खाने का सामान मंगवाने लगी थी। इसकी पुष्टि दुकानदार के व्हाट्सएप मैसेज पर हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस जांच इस नतीजे पर पहुंची कि वीणा की मौत 27 दिसंबर 2022 को हो चुकी थी। इसकी पुष्टि डीसीपी डॉक्टर प्रवीण मुंडे ने सभी जांच और बयानों के आधार पर किया। फिर भी पुलिस को इसकी पुष्टि करने वाले और सबूत नहीं मिले। यह भी पता नहीं चल पाया कि रिम्पल को कटर और चाकू की सप्लाई किसने की थी। पुलिस की नज़र उस संदिग्ध पर भी थी जो संभवतः रिम्पल का बॉयफ्रेंड था और लगातार उसके संपर्क में था। उसका नाम बॉबी अमजद अली है। उसके बारे में पुलिस को पहले ही मालूम हो चुका था कि वह लाल बाग में एक सैंडविच स्टॉल चलाता है, लेकिन लखनऊ का रहने वाला था। वह 7 जनवरी को मुंबई से अपने होम टाउन चला गया। उसकी 7 मार्च 2023 तक फ़ोन कॉल के माध्यम से रिम्पल से बातचीत होती रहती थी। काला चौकी पुलिस ने 16 मार्च 2023 को उसे यूपी से पकड़कर मुंबई लेकर आई। उससे गहन पूछताछ के बाद उसने स्वीकार कर लिया कि रिम्पल की मां की लाश को ठिकाने लगाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े बनाने में उसने ही उसकी मदद की। इसके बावजूद रिम्पल लाश को ठिकाने लगाने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि चहल पहल भरी उस पुरानी चौल में सैकड़ों परिवार रहते हैं और यह ठीक मुख्य सड़क पर स्थित है। इस कारण चौल में और उसके आसपास हमेशा चहल पहल बनी रहती है। वहाँ आधी रात को ही थोड़ा सन्नाटा होता है, लेकिन सुबह 4 बजे ही चौल के बाहर चाय की दुकान खुल जाती है। यही कारण है कि रिम्पल पकड़े जाने के भय से लाश ठिकाने लगाने के लिए मौका ढूंढती रह गई। आसपास के लोगों ने जब उसके मां के नहीं दिखाई देने के बारे में पूछा, तब उसने मां के कानपुर चले जाने की बात बता दी। इस हत्याकांड के पीछे का जो कारण सामने आया
वह था माँ बेटी के बीच अक्सर होने वाली कहासुनी। वह माँ से इस बात को लेकर अक्सर झगड़ पड़ती थी कि उसके HIV पीड़ित होने के कारण ही उसे ताने सुनने पड़ते हैं। लोग उसे एड्स पीड़ित की बेटी के रूप में जानते हैं। यह उसे बहुत बुरा लगता था। वह एक तरह से सामाजिक कलंक का शिकार थी। यही ताना रिम्पल अपनी माँ को भी मारती थी। वह अपनी माँ को परिवार की एक कलंक औरत कहती थी। इस कारण माँ के साथ उसके संबंध हमेशा तनावपूर्ण बने हुए थे। वीणा के पति प्रकाश जैन की 2005 में HIV पॉजिटिव के बाद मृत्यु हो गई थी, जब वीणा परिवार के साथ विरार के पाल घर में रहती थी। इसके बाद से ही सुरेश पौरवाल को कई बार माँ और बेटी के बीच हस्तक्षेप करना पड़ा। वह उनकी देखभाल कर रहे थे, उन्हें पैसे और रहने के लिए जगह का इंतजाम भी कर दिया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रिम्पल को सेवरी में मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट की अदालत में 20 मार्च 2023 को SS घरे के सामने पेश किया गया। वहाँ भी रिम्पल वही बात दोहराती रही कि उसने माँ को नहीं मारा, लेकिन क्राइम पेट्रोल देखकर लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया लिया, जबकि YouTube पर शव को सड़ाने का तरीका सीखा। कोर्ट ने उसे और उसके प्रेमी बॉबी अमजद अली को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो दोस्तों, कहानियाँ तो बहुत सुनते हैं हम, क्राइम की सच्ची कहानियाँ बहुत बार सुनते हैं, लेकिन ये कहानी दिल दहला देने वाली है कि कैसे एक बेटी ने अपनी ही माँ का कत्ल किया और उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक। अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। सबसे पहले तो आप लोग जो कमेंट्स करते हैं और मुझे सहयोग और सपोर्ट करते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरे पास कमेंट आया है महेश रस्तोगी जी का, नाइस क्राइम स्टोरी। तो तहे दिल से धन्यवाद महेश रस्तोगी जी। और इन्होंने लिखा है कि ये छपरा बिहार से हैं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बस ऐसे ही अपना सहयोग और सपोर्ट बनाकर रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम लोग हैं। इसके बाद कमेंट आया है विमल कुमार जी का, वेरी वेरी नाइस रिपोर्टिंग। तो तहे दिल से धन्यवाद विमल कुमार जी, क्योंकि आपको मेरी कहानी सुनाने का स्टाइल अच्छा लगा और मेरी मेहनत भी और मेरा मोटिव भी यही होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके आप लोगों को ऐसी कहानियाँ लेकर आ सकूँ जो आप लोगों ने पहले सुनी ना हो, लेकिन वो कहानियाँ सच्ची होती हैं। इसके साथ ही मुझे कमेंट आया है अल्टीमेट गुरुजी का। अल्टीमेट गुरुजी, तहे दिल से धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। इसके साथ ही अगला कमेंट है सनी भंडारी जी का। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है ओल्ड स्टोरी बट स्टिल ही लाइक्स। तो तहे दिल से धन्यवाद सनी भंडारी जी, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं और आप हमेशा कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बस ऐसे ही कमेंट करके और मुझे सपोर्ट और सहयोग करते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।